हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यूनियन बजट 2026-27 को कवर करने वाले हैं। इसको हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे कि बिल्कुल भी आपको बोरिंग ना लगे और चीज़ें समझ में भी आएँ। इसे हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। ये बजट 2026-27 का पूरा निचोड़ है। आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्स से मिल जाएंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के एंड में बजट का निचोड़ आपके पास होगा, आपको याद होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बजट 2026-27 पेश किसने किया? तो निर्मला सीतारमण ने इतिहास रचते हुए अपना 9वां बजट पेश किया, 9वीं बार बजट पेश किया। इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब यूनियन बजट को संडे के दिन पेश किया गया हो। पहली बार हुआ था 1999 में, यानी 1999 यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। इस बार का भी बजट संडे के दिन ही पेश किया गया। पहली बार 1999 में यशवंत सिन्हा ने, इस बार निर्मला सीतारमण ने। और इस बार जो बजट की स्पीच थी लगभग 83 मिनट की थी, जिसमें देश के हर इकोनॉमी सेक्टर को टच किया गया है। यह पहला बजट है जिसे कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है और इस पूरे बजट को दिशा देने के लिए सरकार ने 3 प्रमुख कर्तव्य बताए हैं। कौन से हैं 3 प्रमुख कर्तव्य? पहला है आर्थिक विकास को तेजी से बढ़ाना, दूसरा है युवाओं की आकांक्षाएं, तीसरा है सबका साथ सबका विकास को जमीनी स्तर पर हकीकत बनाना। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए सरकार ने 53.5 लाख करोड़ का बजट रखा है। अगर राजकोषीय घाटा की बात करें तो इस बार जीडीपी का 4.3% है। पिछले साल 4.4% था, इस बार 4.3% है। बजट में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है लगभग 7.4%। पूछा जाए अगर कि बजट में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया गया है, तो 7.4% अनुमान लगाया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक पूरी रफ्तार 2 बड़े इंजन पर टिकी होगी। पहला है खपत, दूसरा है निवेश। आसान भाषा में कहें तो मार्केट में जब डिमांड बढ़ेगी और कंपनियां पैसा लगाएंगी तभी देश की तरक्की का पहिया घूमेगा। तो ये रहा बजट 2026-27 का क्विक रिव्यू। अब हम लोग इसको एमसीक्यू के माध्यम से सभी पॉइंट्स को कवर करते हैं समझते हुए। पहला है बजट 2026-27 में फिजिकल डेफिसिट कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है बजट में। तो यह क्या होता है? तो सरकार का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है और रेवेन्यू आ रहा है, उसका डिफरेंस ही राजकोषीय घाटा कहलाता है। जैसे कि सरकार की कमाई हुई 1000 रुपये, खर्च हो गया 1100 रुपये, तो ये जो 100 रुपये का अंतर है ना, 100 रुपये का अंतर, यही कहलाता है राजकोषीय घाटा। तो ये इस बार के बजट में 4.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.3%। इसके बाद फिर नेक्स्ट है बजट 2026-27 में घोषित भारत विस्तार क्या है। तो भारत विस्तार एक बहुभाषी एआई आधारित टूल है। यह किसानों के लिए एक स्मार्ट दोस्त की तरह होगा। यह 24 घंटे उनकी मदद के लिए उपलब्ध रहेगा। यह मल्टी लैंग्वेज है, यानी बहुभाषी है। ये सभी भाषाओं को समझ सकता है। किसान जिस भी भाषा में बात करेंगे उनको उसी भाषा में ये जवाब देगा। यह किसानों को रियल टाइम सलाह देगा, जैसे कि फसल में कोई कीड़ा लग गया है, फसल खराब हो गई है, तो अब किसानों को एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान क्या करेंगे, उसकी एक फ़ोटो क्लिक करेंगे और इसमें अपलोड कर देंगे, तो यह तुरंत दवा भी बता देगा, सटीक इलाज भी बता देगा। तो उद्देश्य इसका साफ है कि खेती रिस्क को कम करना और पैदावार को बढ़ाना, यही इसका उद्देश्य है। तो याद रखें, भारत विस्तार ऐप क्या है। बजट में जो घोषित है भारत विस्तार, ये एक बहुभाषी एआई आधारित टूल है जो किसानों के लिए है। फिर नेक्स्ट है बजट 2026-27 में डिफेंस के लिए कुल एक्सपेंडिचर कितना प्रस्तावित किया गया है। तो इसे 7.85 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। और ये जो खर्च किया जाता है 3 भागों में बांट के खर्च किया जाता है, 3 तरीके से। जैसे सेना की सैलरी हो गई, उनकी पेंशन है, और हथियार लेना है या नई तकनीकी पर कार्य करना है, तो इन पर खर्चा किया जाता है। उद्देश्य साफ है कि सेना को मजबूती प्रदान करना। फिर नेक्स्ट है बजट 2026-27 में कितने नए नेशनल वाटरवे घोषित करने का प्रस्ताव है। बजट 2026 में लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के लिए कितने नए नेशनल वाटरवे यानी राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो नेशनल वाटरवेज क्या है? जैसे ज़मीनी स्तर पर चलने के लिए हाईवे होते हैं, वैसे जलीय मार्ग होते हैं। जलीय मार्ग जो होते हैं रास्ते, उन्हें
नेशनल वाटरवेज कहते हैं। और भारत का पहला नेशनल वाटरवे अगर पूछा जाए तो गंगा नदी पर बना है, जो प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, प्रयागराज से हल्दिया के बीच में। और इस बार के बजट में 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाने की घोषणा हुई है। फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए सरकार द्वारा कुल एक्सपेंडिचर कितना प्रोजेक्ट किया गया है, तो 53.5 लाख करोड़ रुपए हमने पहले भी देख लिया। अगला है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मनिर्भर भारत फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यह हमारे देश के छोटे उद्योगों की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए बनाया गया है आत्मनिर्भर भारत फंड। और इस साल के बजट में सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त एलोकेशन किया है। यह पैसा इसलिए दिया गया है जिससे छोटे उद्योगों को इक्विटी सपोर्ट मिलता रहे, उन्हें पैसे की कमी ना हो। तो इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी और इस बार के बजट में 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। फिर नेक्स्ट है बजट 2026-27 में प्रस्तावित डेडिकेटेड केमिकल पार्क किस मॉडल पर बनाए जाएंगे, तो इनका मॉडल है प्लग एंड प्ले मॉडल पर। ये क्या होता है, तो जैसे आपको ऑफिस खोलना है तो क्या करेंगे, आप ऑफिस बनवाएंगे खर्चा करके, काफ़ी टाइम उसमें वेस्ट होगा। या फिर अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि एक ऐसा ऑफिस ले लें जो बना बनाया है, उसको किराए पर ले लें, जहाँ पर सारी सुविधाएं पहले से हैं। आपको इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, कुर्सी वगैरह होंगी, बिजली है, सब कुछ है, पानी है, सारी सुविधाएं वहाँ पर मौजूद हैं। तो आपका टाइम भी बचेगा, आपको बस जाना है, अपना लैपटॉप लेकर जाना है और उसे प्लग करके काम शुरू कर देना है। तो सरकार ऐसे 3 नए पार्क बना रही है जहां पर सड़कें, पानी, बिजली, इंटरनेट, गैस पाइपलाइन पहले से बिछी होंगी। कंपनियों को अपनी मशीनें लगा करके बस प्रोजेक्ट शुरू कर देना है, इससे उनका टाइम भी बचेगा। तो इससे समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, दोनों बचेंगे। और इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लग एंड प्ले मॉडल पर। फिर अगला क्वेश्चन है बजट 2026-27 में कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो ये 3 प्रस्ताव हैं, 3 प्रस्तावित हैं। जैसे कि एलोपैथी के लिए हमारे पास क्या है, एम्स जैसे नाम आते हैं। एलोपैथी में की बात आएगी तो आपके दिमाग में एम्स जैसे नाम आएंगे। वैसे ही आयुर्वेद के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा नाम है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। और वर्तमान में ये भारत में सिर्फ एक ही है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एक ही है जो न्यू दिल्ली में है। इस बार बजट में 3 नए आयुर्वेदा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया मिशन का निम्न में कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ये जो खेलो इंडिया मिशन है इसका मकसद सिर्फ खेलना नहीं बल्कि भारतीय खेलों का चेहरा बदलना है, जिसमें ज़मीनी स्तर से जो छोटे खिलाड़ी हैं उनको चुनना, उन्हें वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंचाने का रास्ता तैयार करना, खिलाड़ियों के साथ साथ जो कोचेस हैं उनको भी आधुनिक तरीके से ट्रेन करना, खेलों में मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करना, नए स्टेडियम, आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर बनाना, ये सब शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकीकृत प्रतिभा विकास शामिल है, विज्ञान एवं तकनीकी भी शामिल है, कोचिंग का विकास भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त सभी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स कितना बढ़ने का अनुमान है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैपेक्स क्या है। कैपेक्स का अर्थ है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यह क्या है, तो सरकार का एक ऐसा पैसा जिससे भविष्य में सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, ऐसा पैसा सरकार का जिससे भविष्य में सरकार को उससे रेवेन्यू मिलेगा, उस एक्सपेंडिचर को कैपेक्स बोलते हैं। ये कहाँ खर्च होगा, तो जैसे रोड हैं, हाईवे हैं, बेहतरीन सड़कों का जाल बिछाना, नई पटरियाँ और मॉडर्न ट्रेनें लाने में, ब्रिज है, पोर्ट्स है, ये सब बनाने में, स्कूल बनाने में, इनमें सब खर्च होगा। और इससे क्या होगा, तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश के इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। तो कैपेक्स का अर्थ तो समझ में आ गया। इसके लिए जो राशि आवंटित की गई है वो कितनी है, तो 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 12.2 लाख करोड़। फिर अगला है ऑप्शंस प्रीमियम और एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT किस दर तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 0.15%, 0.15% तक इसको बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किन 2 स्थानों को जोड़ेंगे। राइट आंसर हो जाएगा दानकुनी और सूरत।
समझते हैं इसको। तो पटरियों का ऐसा जाल जहां सिर्फ मालगाड़ी चलेंगी, पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती हैं। इससे माल ढुलाई क्या होगी, तेज हो जाएगी और सस्ती हो जाती है। तो बजट में प्रस्तावित यह कॉरिडोर पूर्व में दानकुनी जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसको पश्चिम में सूरत जो गुजरात में है जोड़ेगा। तो अगर हम स्थान की बात करें तो दानकुनी से सूरत, और राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल को गुजरात से जोड़ने का काम करेगा। तो यह प्रोजेक्ट ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी को मजबूती देगा। तो अब पश्चिम बंगाल का सामान तेजी से गुजरात पहुंचेगा, इसका उद्देश्य यही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दानकुनी से सूरत तक। फिर नेक्स्ट है कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के तहत हिस्सेदारी 2024 तक कितनी बढ़ाई जाएगी। तो भारत की विशाल समुद्री सीमा का फायदा उठाने के लिए सरकार कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम लेकर आई है। क्या है इसका लक्ष्य, तो हमारे देश में माल की जो ढुलाई होती है समुद्री रास्ते से, यानी कार्गो शेयर जिन्हें कहते हैं, वो कितनी है, सिर्फ 6% है। तो सरकार ने 2047 तक इसे बढ़ा करके 12% तक करने का लक्ष्य रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 से 12% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। समझ में आ गया होगा कि कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम क्या है। फिर अगला है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वह क्या है। तो सेमीकंडक्टर सेंटर की ग्रोथ करना इसका लक्ष्य है। सरकार ने इस मिशन के लिए 40,000 करोड़ का आवंटन किया है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है भारत में क्या है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करना और सप्लाई चेन मजबूत करना और नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, और भारत इस मामले में दुनिया का हब बन सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर सेंटर की ग्रोथ करना इसका उद्देश्य है। अगला है कंटेंट क्रिएटर लैब्स कितने सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज में स्थापित किए जाएंगे, कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे। तो जो लोग यूट्यूब गेमिंग एडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये अच्छी न्यूज है कि सरकार ने 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का फैसला किया है। उद्देश्य क्या है इसका, तो युवाओं में क्रिएटिंग स्किल को बढ़ावा देना ताकि वह डिजिटल दुनिया के लिए कंटेंट तैयार कर सकें और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर बनाने की इसकी घोषणा हुई है। फिर नेक्स्ट है SASCI स्कीम के तहत राज्यों को कितनी सहायता दी जाएगी। तो इसका अर्थ क्या है SASCI का, इसका अर्थ है स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार राज्यों को विकास कार्य के लिए आर्थिक मदद देगी। 2026-27 में 2 लाख करोड़ का फंड रखा गया है। इस पैसे से राज्य सरकार क्या करेंगी, तो राज्यों का विकास करेंगी, विकास कार्य में इसको लगाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख करोड़ रुपए का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है प्रदूषण को कम करने के लिए कार्बन कैप्चर यानी CCUS स्कीम का आउटले कितना रखा गया है, यानी परिव्यय कितना रखा गया है। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इसकी फुल फॉर्म है CCUS की। तो पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने CCUS टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव लगाया है। अगले 5 वर्षों के लिए इस स्कीम का जो बजट है वो कितना है, 20,000 करोड़ रुपए रखा गया है। क्या होगा कि बड़े कारखानों और बिजली घरों से जो धुआं निकलता है, तो यह तकनीक उसे वातावरण में घुलने से पहले कैप्चर कर लेती है और फिर इसे या तो दोबारा इस्तेमाल किया जाता है या फिर ज़मीन के नीचे स्टोर कर दिया जाता है। उद्देश्य इसका साफ है, प्रदूषण को कम करना। इसके लिए इस बार के बजट में 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, इनमें से किसे विशेष रूप से हाईलाइट किया गया है। तो पहली चीज़ तो याद रखें कि 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट है वह कौन सा है, दिल्ली से वाराणसी वाला सबसे ज़्यादा हाईलाइट है। 2026-27 के बजट में सरकार ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य रखा है। इन 7 रूट में सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली से वाराणसी वाला रूट है। मुंबई पुणे भी है, हैदराबाद बेंगलुरु है, कई रूट शामिल हैं इसमें, ठीक है। तो जो हाईलाइट है वो है दिल्ली से वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 के अनुसार डेब्ट टू GDP जो रेशियो है कितना अनुमानित है। तो 55.6% अनुमानित है। ये दर्शाता है कि देश की कुल कमाई यानी GDP के मुकाबले सरकार पर कितना पब्लिक कर्ज
पब्लिक कर्ज है यानी उधार है। तो इस बार जो ये अनुमान है 55.6% अनुमानित है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को किस मिशन से जोड़ा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें, पूछा जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को किस मिशन से जोड़ दिया गया है, तो समर्थ 2.0 मिशन से इसको जोड़ दिया गया है। यह योजना खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प पर आधारित है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। आंसर हो जाएगा 67,670 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर घर में नल से जल पहुंचाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन का जो एलोकेशन है वो कितना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखें, क्योंकि जो मनरेगा का नया रूप है वो क्या है, वीबीजी रामजी मिशन है। ठीक है, वीबीजी रामजी मिशन। सरकार ने इसके लिए 95,692 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस योजना के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल के 125 दिनों के श्रम की गारंटी दी जाएगी। पहले 100 दिन था, अब 125 दिन हो गया है। मनरेगा का नाम परिवर्तित हुआ है, इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट है बायो फार्मा शक्ति क्या है, तो जो आंसर हो जाएगा इसका बायो फार्मा शक्ति क्या है, बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव है। इसके लिए सरकार ने इस बार के बजट में कितना, तो 10,000 करोड़ का आवंटन रखा है। अगला क्वेश्चन है कि CHE मार्ट्स क्या है, तो ये जो पहल है, सबसे पहली चीज़ तो याद रखें लखपति दीदी पहल पर आधारित एक पहल है। इसके तहत महिलाओं का तैयार किया गया सामान, जैसे ग्रामीण महिलाएं क्या करती हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाती हैं, कोई भी सामान बनाती हैं, तो उस सामान के लिए एक ऐसा मार्केट प्लेस मिलना, ऐसा मार्केट प्लेस बाजार मिलेगा उनको, जहाँ पर वह अपने प्रोडक्ट को बड़े लेवल पर बेच सकती हैं। उसी पर यह आधारित है, उसी से संबंधित है। नेक्स्ट है PM सेतु का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य है। बजट में जो PM सेतु स्कीम के लिए 6,141 करोड़ का आवंटन किया गया है। PM सेतु में जो सेतु का अर्थ है वो क्या है, सेतु का अर्थ है ब्रिज, जो आपकी पढ़ाई और ट्रेनिंग को सीधे इंडस्ट्री के डिमांड से जोड़ता है। ये स्कीम का जो काम है ITI सिस्टम को पूरी तरह से इंडस्ट्रियल मॉडल में चेंज करना है, यानी वह सिखाया जाएगा, यहाँ पर वही सिखाया जाएगा जिसकी कंपनी को ज़रूरत होगी। तो इसमें अगर देखें तो तीनों ही ऑप्शन शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट को अपग्रेड करके कौन सा नया संस्थान बनेगा। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट को अपग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी यानी NIH बनाया जाएगा। इसके बाद अगला है इंडिया 8th नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन भारत के किस रीजन में स्थापित किया जाएगा। तो बजट में भारत का जो 8वां NID स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, ये पूर्वी भारत में बनाया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी भारत में। इसके बाद फिर है ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 का जो आयोजन है भारत के किस शहर में किया जाएगा। राइट आंसर है नई दिल्ली में किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है द इनकम टैक्स एक्ट 2025 किस तारीख से प्रभाव में आएगा। तो यह 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और बन तो यह गया था 2025 में, लेकिन जो लागू होगा शुरू होगा 1 अप्रैल 2026 से होगा। फिर है लास्ट क्वेश्चन कि संडे को बजट प्रस्तुत करने वाले पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा यशवंत सिन्हा। 1999 में इन्होंने प्रस्तुत किया था संडे को, और इस बार निर्मला सीतारमण जी ने। सामान्यतः जो बजट है वर्किंग डे में ही प्रस्तुत किया जाता है, विशेष स्थितियों में यह संडे को भी पेश किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यशवंत सिन्हा जी ने। कब, 1999 में। तो इसी के साथ बजट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इसमें कवर किए हैं, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और याद भी हुआ होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।